नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो इस बार के मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, सारे लोग वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, पहला ही आपका क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो बाबू आप लोग को याद रखना है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एक्चुअली में आप लोग को तो याद है, लेकिन यहाँ पर आप लोग मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर सेकेंड में, सेंटीमीटर पर सेकेंड में ना आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है, मीटर पर सेकेंड पर टिक लगाना, चाहे हिंदी में लिखा रहे चाहे इंग्लिश में लिखा रहे। ठीक है ना। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। और प्रकाश जो है ना एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ये भी एग्जाम में आता है प्रश्न, तो उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। और जो भी विद्यार्थी हमारे स्टडी प्लस ऐप को नहीं डाउनलोड किए हैं तो स्टडी प्लस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जल्दी से आप लोग डाउनलोड करिए और इस बार के एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से आप लोग जाकर खरीदिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा दिया हुआ गेस 95% एग्जाम में लड़ता है। ठीक है ना। तो आपसे यही अनुरोध है, आप लोग जाइए हमारे गेस को वहां से खरीद सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में दोस्तों, यानी कि आप लोग सैलून की दुकान में बाल कटवाने जाते होंगे, दाढ़ी बनवाने जाते होंगे, तो आपके सामने एक बड़ा सा दर्पण लगा होता है। दर्पण जिसको आईना आप लोग बोलते हो, तो वही आईना, वही दर्पण आपका होता है अवतल दर्पण। क्या होता है बाबू, अवतल दर्पण। वहाँ पर अवतल दर्पण इसलिए लगा होता है ना, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसलिए वहाँ पर आपके लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, r/2 होता है। मतलब कि f जो है ना वो r/2 के आधा है। r के क्या है, आधा है। अगर r का मान 10 होगा तो f का मान 10 का आधा हो जाएगा, 5, मतलब कि आधी होती है। यहाँ पर हम लोग आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए को, आधी होती है। ओके, ठीक है ना। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर r का मान मैं 10 रखूं और बाटा में 2 है तो ये कट जाएगा 5 बार में, मतलब कि f का मान हमारा 5 मिल गया, जबकि r का मान 10 था तो उसकी आधी होती है। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है। साइड मिरर समझते हो ना, जैसे कि आप लोग पैदल भी जाते हो, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से, तो कहीं भी साइड लेते हो तो आपके जो दाहिने वाला जो आईना होता है ना, वहाँ पर आप लोग उस आईने में देखते होंगे कि कहीं पीछे की वाहनें तो नहीं आ रही है मेरे तरफ। अगर आ रही है तो हम साइड नहीं लेते हैं। तो जो आईना होता है ना, वही आईना हमारा उत्तल मिरर लगा होता है। वहाँ पर क्या होता है, उत्तल मिरर। ठीक है ना, वो उत्तल होता है। उत्तल का जो उत्तल दर्पण में दृष्टि क्षेत्र होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। देखते नहीं है कि छोटे आईने में बड़े बड़े ट्रकों को, बड़े बड़े गाड़ियों को हम लोग आसानी से देख लेते हैं, यही कारण होता है। ठीक है ना। इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो यह मेरा क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या हुई। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस कह रहा है, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में ही होती है। तो ऑलरेडी प्लस में 20 सेंटीमीटर तो दिया ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपको पता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, तो जो उसकी क्षमता मिलेगा P बराबर, वो भी आपका प्लस में ही मिलेगा, वो भी आपका प्लस में ही मिलेगा। तो इससे आपका कंफर्म हो गया कि जो ऑप्शन नंबर बी और डी दिया है वो दोनों माइनस में है, तो माइनस वाला तो हरगिज नहीं होगा, होगा तो प्लस वाला ही ना होगा। और हमको पता है लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, और हम 1/f का मान क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। चूंकि सेंटीमीटर में f दिया है और p का मान मीटर में चाहिए, तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 100 से ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे 100 से भाग देंगे, बट ऊपर वो चला जाएगा 100। ठीक है ना। तो ये कट जाएगा कितना बार में, 20 × 5 = 5 बार में, यानी कि p का मान आपका क्या मिल जाएगा, 5d मिल जाएगा। और 5d आपको प्लस में ही लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि लेंस आपका उत्तल है। ओके, तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा 5 का C नंबर वाला। अगला आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, स्नेल के नियम अनुसार होता है। देखो स्नेल के नियम के अनुसार म्यू बराबर पता है क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है ना, साइन आई बटे साइन आर। इस म्यू को ना हम लोग म्यू या न्यू भी बोलते हैं। तो न्यू ऐसे सूचित करते हैं न्यू को, और म्यू को ऐसे सूचित करते हैं। ठीक है ना, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, एग्जाम में देगा तो देख लेना। म्यू वो है और न्यू है, म्यू न्यू दोनों से हम लोग सूचित कर सकते हैं। ठीक है ना, अपर्तनांक को। ठीक है ना, तो आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर। ये क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ में विचलित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों दो माध्यम है, दो माध्यम है, एक ऊपर वाला माध्यम है, ये फर्स्ट माध्यम है और ये सेकंड माध्यम है। जब यहाँ से प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश करती है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो एकदम सीधी नहीं जाती है, थोड़ा सा मतलब कि टेढ़ी हो जाती है, मतलब कि अपने जो विचलित दिशा थी उनकी सीधी जाने की वो थोड़ा सा मुड़ गई। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो प्रकाश को अपवर्तन कहेंगे, ठीक है ना। और जो भी ये लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे हर विषय का, ठीक है ना। चिंता मत करना, एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है ना, और आप अच्छे स्टूडेंट भी हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग कर मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करता है? यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो मतलब कि दांतों को ही बड़ा देखने के लिए नहीं बल्कि अन्य ऑपरेशन करते समय या फिर बहुत सारे ऐसे बीमारियाँ जिसको जांच करने के लिए, बहुत सारे बीमारियों को इलाज करने के लिए वो लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में ना प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अब छोटी छोटी चीज़ों भी होगा ना उसको आराम से वो बहुत बड़ा बड़ा में देख लेंगे, इतना सा छोटे छोटे चीज़ों को बहुत बड़ा बड़ा में देख लेंगे। तो दांत को क्या करेंगे? वो बड़ा बड़ा देख लेंगे, ठीक है ना, या फिर किसी भी चीज़ को बड़ा वो देख लेंगे। और बड़ा देखने का कारण यही है कि उसमें अवतल दर्पण लगा होगा, ठीक है ना। और अवतल दर्पण का प्रयोग करके ही वो लोग देखते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगर कोई शख्स पूछेगा कि किस दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो बता देना अवतल दर्पण में। अब पूछेगा किस दर्पण में सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है तो आप लोग बता देना कि उत्तल दर्पण में। एग्जाम्पल भी दे देना, मैंने दोनों का एग्जाम्पल भी आपको दे दिया, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? कितने प्रोटॉनों यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स बनता है? तो एक कूलम विद्युत आवेश बराबर क्या होता है पता है? 6.25 यानी कि 6.25 गुणे 10 के पावर कितना होगा? 10 के पावर 18 होता है, -18 नहीं बल्कि केवल 18 आप लोग टिक लगाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी नंबर में दे दिया गया है, ओके। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। ये क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। उष्मीय देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, चुंबकीय नहीं बल्कि उष्मीय दे दीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर। ये क्वेश्चन है कि लघु पतन को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। इस शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब आपके घरों में कोई तार शॉर्ट होता है तो उसका कारण कभी आप लोगों ने सोचा है, कभी आप लोगों ने दिमाग में रखा है कि आखिर में तार क्यों शॉर्ट किया? तो उसके एक ही रीजन होता है, उसका विद्युत धारा का मान होता है उस समय बढ़ जाता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का मान बढ़ जाता है। जब कोई मतलब कि जैसे कि वो तार मतलब कि उतना सक्सेस नहीं होता, उतना सक्सेसफुल नहीं होता, बहुत कमज़ोर तार होता है, तो जब उससे अधिक मात्रा में करंट फ्लो होती है ना तो क्या होता है वहाँ से वो तार शॉर्ट हो जाता है, तार गल जाता है तो दुर्घटना हो जाती है। तो आपके घरों में दुर्घटना होती भी है तो तार शॉर्ट सर्किट के कारण भी होती है, ठीक है ना। तो ये सब जानकारी आप लोग को रखना है, बहुत अधिक बदलता है, यानी कि वहाँ पर बहुत अधिक उसका मान बढ़ जाता है, इसी कारण ना आपके घरों में लघुपतन के समय तार शॉर्ट होता है, ठीक है ना। तो याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्या है, ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर ये क्वेश्चन क्या कहता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एकदम उत्तरदायी होती है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसी को आप लोग टिक लगाइएगा। क्या टिक लगाइएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है 13 नंबर। ये प्रश्न कहा था कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक होता है अपसारी जो दिया है और एक होता है दोस्तों अभिसारी। एक क्या होता है? तो एक अभिसारी होता है। और ये आपके एग्जाम में देखो कैसे प्रश्न पूछता है। पहले प्रश्न पूछता है कि किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो अपसारी कहेगा तो हम लोग अवतल पर टिक लगाएंगे। अगर अभिसारी कह दिया तो अभिसारी वाला ये आपका उत्तल लेंस हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया है, ठीक है ना। तो ये तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग कल्याण कर लोगे, लेकिन आपके एग्जाम में पूछता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं
तब क्या जवाब दीजिएगा। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि जाइए स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पर देखिए आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर मिलेंगे। बस एक बार परचेस करके वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, पूरे 1 साल के लिए आप लोग फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब कि पूरे एग्जाम वर्क के लिए आपका वो ऐप फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। और एक और बात बताता हूँ, बहुत ऐसे लड़कियाँ होती है, बहुत ऐसे लड़के होते हैं जिनको पेमेंट करने में दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो मैं एक नंबर दे देता हूँ, उस नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। 9244590799, ठीक है ना। और 299 रुपये का चार्ज लगता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, तभी आपको एग्जाम में अच्छे नंबर हम दिलवाएंगे, ठीक है ना। तो ये देख लेना, ओके। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। तो आप लोग याद किए होंगे सर जी आयरिस करता है। क्या करता है? आयरिस करता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आयरिस नहीं करता है, परितारिका कहता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अरे बाबू, परितारिका को ही तो इंग्लिश में आयरिस कहते हैं। तो आयरिस को ऐसे लिखते हैं IRIS, आयरिस ऐसे लिखते हैं। और आयरिस को ही हिंदी में बना देता है ऐसे। तो याद रखना दोस्तों, आयरिस भी आप लोग टिक लगाइएगा, परितारिका भाई, ठीक है ना। क्योंकि आयरिस इंग्लिश नाम है और परितारिका उसका हिंदी नाम है। जैसे कि यकृत लीवर का हिंदी नाम है और लीवर उसका इंग्लिश नाम है, वैसे ही यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिएगा, तभी तो एग्जाम में आप 30 बहादुर बनिएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन। भारत में उत्पादित प्रति विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। ये तो सबको पता होगा कि 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? तो आप लोग भूरे रंग का बता सकते हैं, लेकिन भूरे रंग नहीं दिया है ना। तो भूरे रंग के अलावा आप काले रंग भी दे सकते हैं, ठीक है ना। भूरे रंग या फिर काले रंग का वो होता है। तो काला दिया है, हाँ दिया है। तो काले या फिर भूरे रंग देख लेना, इसलिए मैं आपको दोनों बता दिया कि कहीं काला ना दे एग्जाम में, थोड़ा सा कठिन प्रश्न पूछ दे तो भूरे देख लेना, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य अवयव होता है। तो देखो एलपीजी का सबसे पहला मुख्य अवयव होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन होता है, METHAN, मीथेन, जिसको आप लोग ऐसे लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो मीथेन, ठीक है ना। और इसका सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। अब मीथेन के आगे इथेन भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मीथेन के अलावा एक इथेन भी दिया, तो यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका C नंबर वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूँ तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट आपस में अभिक्रिया किया है। तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का निर्माण किया गया और यह किस प्रकार की अभिक्रिया आपको बताना है। तो दोस्तों यह एकल विस्थापन अभिक्रिया है और एकल विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। हम लोगों को तो ऐसे ही पता चल गया कि संयोजन, विस्थापन और द्विव विस्थापन नहीं होगा। द्विव विस्थापन में आयनों की अदला बदली होती है ना, पता है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? विस्थापन, यानी कि एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। मतलब कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, याद रखना। बहुत लोग उपचयन बोलते हैं, लेकिन उपचयन आप लोग ठीक लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है ना प्रश्न, देख लीजिए। जिसको भी याद है वो प्रश्न ना, वो जरूर आंसर बताएंगे। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनता है। यह अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो परिभाषा याद कर लीजिए ना, क्वेश्चन में उसका परिभाषा है। तो उदासीनीकरण का भी अगर परिभाषा पूछेगा क्या है या फिर किसे कहते हैं, तो बता देना है कि जब अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण एवं जल बनता है और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी दोस्तों लवण और क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करेगा तो निश्चित रूप से लवण ही बनाएगा और साथ में जल ही बनाएगा। इसके अलावा कोई भी अन्य यौगिक नहीं बनाएगा, ठीक है ना। आप लोग याद रखना, और वही आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है ना। तो कितने लोगों को यह वीडियो पसंद आया, एक बार लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है ना। बहुत लोगों को पसंद आया होगा, तो जिस भी विद्यार्थी को पसंद आया है ना, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें प्लीज़, ठीक है ना।